हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कई सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट किए थे, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अशोक के प्रमुख शिलालेख। तो अगर अभी तक आप लोग पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं जो पॉइंट्स दिए गए हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख से। तो कुछ शिलालेख जो प्रमुख हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो दिया गया है प्रथम लेख। प्रथम लेख में क्या है, इसमें जो जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। प्रथम लेख में जो अशोक का प्रथम लेख है उसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। दूसरा लेख क्या है, दूसरा लेख कह रहा है अशोक द्वारा विजित राज्यों एवं चोल, पांड, सतीपुत्र, केरल पुत्र मतलब चेर, ठीक, ताम्रपर्णी तथा अतियोग, यवनराज व अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख। ये कहाँ दिया गया है, ये दूसरे लेख में दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। आठवां लेख है, आठवां लेख है अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख है। आठवें लेख में, जो आठवें लेख में है वो अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है उसमें। आगे देखते हैं 11वां लेख क्या कह रहा है, धम्मदान का उल्लेख बताता है क्या, 11वां लेख। 13वें लेख में क्या दिया गया है, 13वें लेख में है अशोक का सबसे बड़ा लेख, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख है। किसमें, 13वें लेख में। आगे है अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में विचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा था। क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम भी लिखवाया है जहां दूत भेजे थे। आगे कह रहा है अगला पॉइंट, दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी बताए गए हैं। आगे दिया है वैशाली के बारे में, सिंह शीर्ष केवल शेर लेख रहित बिहार में स्थित है। आगे दिया है अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है अशोक के गुहा लेख। अशोक के गुहा लेख में पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। जो अशोक के गुहा लेख हैं वो कहाँ, दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। जो बराबर नामक गुफा, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। ये स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में है। आगे दिया है अगला पॉइंट रामपुरवा स्तंभ लेख। ये कहाँ है, ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख जो है ये पूर्वी चंपारण में है और रामपुरवा स्तंभ लेख ये पश्चिमी चंपारण जिले में है, बिहार के। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट दिया है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। ये कहाँ है, ये बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो पश्चिमी चंपारण जिले में कौन कौन है, रामपुरवा स्तंभ लेख भी है पश्चिमी चंपारण में और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी पश्चिमी चंपारण में है और पूर्वी जो चंपारण में है वो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों को हम लोग देखते हैं। इसमें अशोक के स्तंभ लेख में दिया है नाम, अशोक का जो स्तंभ लेख है उसका नाम क्या है और इसकी वर्तमान में स्थिति कहाँ है वो दिया है। देखते हैं एक एक करके हम लोग। दिया है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ये कहाँ है, ये दिल्ली में स्थित है। आगे दिया है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। ये कहाँ है, ये भी दिल्ली में स्थित है। आगे दिया है प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख। ये कहाँ है, इलाहाबाद
के जिले में प्रयागराज में ये स्थित है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है लौरिया अरेराज स्तंभ या अरेराज स्तंभ, ये कहाँ है? जिला पूर्वी चंपारण में स्थित है। अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था। आगे देखते हैं, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है ये जिला पश्चिम चंपारण में है। आगे देखते हैं, अगला दिया है रमपुरवा या रामपुरवा स्तंभ लेख जो है ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर है। आगे दिया है संकिसा या संकास स्तंभ लेख, ये कहाँ है? जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। आगे देखते हैं, अगला दिया है पॉइंट प्रांतीय प्रशासन। इसमें देखते हैं प्रांतीय प्रशासन क्या था मौर्य साम्राज्य का। तो वो था, देखिए पहले सम्राट था, फिर प्रांत, जो सम्राट था वो प्रांत, फिर मंडल था, फिर आहार, ठीक, स्थानीय था, द्रोणमुख है, फिर खार्वटिक है, संग्रहण और फिर ग्राम में। तो जो मौर्य प्रशासन था वो कैसे? पहले सम्राट था वो प्रांतों में करता था, फिर मंडल में था, प्रांत के बाद मंडल, फिर आहार था, फिर स्थानीय लोग वहाँ, फिर द्रोणमुख थे, और फिर खार्वटिक और संग्रहण और फिर ग्राम में था। ये था प्रशासन का, मौर्य प्रशासन की जो मौर्य प्रशासन था जो उसका ये क्रम था। आगे देखते हैं, दिया है अगला पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का जो शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। कौन कौन प्रांत थे? देखते हैं हम लोग कौन कौन प्रांत थे। अशोक के समय में प्रांतों की संख्या जो 5 थी वो कौन कौन थे? तो पहला है प्राची। जो प्राची है ये मध्य प्रदेश में, ठीक। जो प्राची की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। अगला दिया है उदीच। उदीच जो उत्तरापथ है, ठीक, इसका जो राजधानी था वो तक्षशिला था। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। अगला प्रांत था अवंतीरठ, ये अवंती में, ठीक, ये उज्जैन इसकी राजधानी थी या उज्जैनी। आगे दिया है कलिंग। कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रांतों या चक्रों का जो प्रशासन था कुमारामात्य, ये देखिए कुमारमात्य या कुमार या फिर आर्यपुत्र नाम पदाधिकारियों द्वारा होता था। आगे अगला पॉइंट दिया है प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक जो था वो विषयपति कहलाता था। देखिए क्या कह रहा है, जो प्रांत था ये मंडल में और जो मंडल था वो जिलों में विभक्त था। जिला जो थे वो उनको क्या कहा जाता था? आहार विषय कहा जाता था, और जो उसका प्रशासक होता था उसे विषयपति कहा जाता था। आगे देखते हैं जिले प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होते थे, ठीक। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है गोप 10 गाँव का प्रशासक था। जो गोप होते थे वो 10 गांव के प्रशासक को माना जाता था, गोप नाम दिया जाता था। आगे देखते हैं नगर प्रशासन क्या था उनका। मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। मेगास्थनीज के अनुसार है कि नगरीय प्रशासन जो था वो 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलता था, और जो ये मंडल थे वो 6 समितियों में विभाजित थे। कौन कौन थे? देखते हैं 6 समिति क्या क्या है। प्रथम समिति जो थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति जो थी वो विदेशियों की देखरेख करना था। तृतीय समिति में जनगणना होती, और चतुर्थ में व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था थी। पंचम समिति में विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण था, और षष्ठम जो समिति थी, जो 6वीं समिति थी, वो बिक्री कर की व्यवस्था की थी। आगे है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रक्षित। नगर में जो पुलिस व्यवस्था थी उसे रक्षित कहा जाता था। अगला पॉइंट है यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रेनोमोई मतलब जिला अधिकारी, एंटीनोमोई मतलब नगर आयुक्त होते थे।
किसमें, यूनानी स्रोत में जो वर्णित है अधिकारी वो एग्रोनोमोई मतलब जिला अधिकारी और एंटीनोमोई मतलब नगर आयुक्त हुआ करते थे। आगे है सैन्य व्यवस्था। उस समय जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, ये दिया है, देखते हैं। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, वो चाणक्य, उनके अनुसार जो था वो 4 वर्णों के जो लोग थे वो सेना में शामिल हो सकते थे। आगे दिया है। और मेगास्थनीज के अनुसार जो था वो सैन्य प्रशासन हेतु एक 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय 6 समितियों में विभाजित किया गया था। वो देखते हैं समितियां किस कौन कौन सी थीं। देखिए ये समितियां इस प्रकार हैं, जो 6 समितियां थीं वो इस प्रकार हैं। कैसे देखते हैं। प्रथम समिति में क्या आता है, प्रथम समिति में जल सेना से संबंधित आते थे। द्वितीय समिति में आते थे रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित लोग आते थे। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों से संबंधित लोग आते थे। चतुर्थ समिति में अश्वारोही सेना से संबंधित आते थे। पंचम समिति में गज सेना से संबंधित, षष्ठम समिति से रथ सेना से संबंधित। ठीक, तो इस प्रकार से ये 6 समितियों में विभाजित थे। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्लास को अपने दोस्तों तक या आपके जो आसपास हैं तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, उन लोगों के पास क्लास को शेयर कर दें ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।